हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग एडवर्ड थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो बिना टाइम गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हु वाज द एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इनको फाउंडर ऑफ कनेक्शनलिज्म भी बोला जाता है। मतलब एक तरीके से संयोजनवाद के जो संस्थापक हैं, इनका इसके नाम से भी एडवर्ड थॉर्नडाइक को जाना जाता है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत फेमस पुस्तक है, जिसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो थोड़ा सा और इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने लर्निंग थ्योरी, जिसको सीखने के सिद्धांत का भी नाम बोला जाता है, का जनक माना जाता है। और इन्होंने शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने का काम किया है। इसीलिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में एडवर्ड थॉर्नडाइक का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम लोग देखते हैं द कोर कॉन्सेप्ट में कनेक्शनलिज्म एसआर थ्योरी। तो लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग न्यूरल एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मूल अवधारणा क्या है? तो सब कनेक्शनिज्म को हम संयोजनवाद भी बोलते हैं। और इनकी जो थ्योरी है वो एसआर थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होता है, इन्होंने थ्योरी में क्या बताया कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उद्दीपक, जिसको स्टिमुलस बोलते हैं, और उस उद्दीपक को जो रिस्पांस आता है देखकर, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुक्रिया हिंदी में बोलते हैं। कि इनके बीच जितना स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, लर्निंग उतनी ही स्ट्रांग होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इक्वल टू बेटर लर्निंग। तो मतलब एसआर बॉन्ड, जो एसआर सिद्धांत है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए बेटर लर्निंग के लिए। इस चीज को, ये जो एसआर थ्योरी है, इसको आगे आने वाले इसी वीडियो में, आगे वाले स्लाइड्स में हम लोग पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। द फेमस एक्सपेरिमेंट कैट इन द पजल बॉक्स, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने पहले, जो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे, इनका मुख्य विचार क्या था? इनकी जो थ्योरी है, इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। जिसको ट्रायल एंड एरर को हम हिंदी में बोलते हैं प्रयास और त्रुटि लर्निंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने बताया कि सीखना बार बार कोशिश और गलती सुधारने से होता है। जैसा कि हम अपने अपने लाइफ में भी देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमें कोई चीज नहीं आती, लेकिन हम बार बार कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं, लेकिन जैसे टाइम टू टाइम हम आगे बढ़ते जाते हैं और प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो हमारी गलतियां सुधरती जाती हैं। और फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बताया है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, कि जो सीखना होता है वो बार बार कोशिश करने से और गलती सुधारने से होता है। और इन्होंने इस थ्योरी को अपने एक कैट इन पजल बॉक्स से समझाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने एक कैट को पजल बॉक्स में बंद किया, फिर उसके बिहेवियर को उन्होंने चेक किया, और उसको बाद में लर्निंग के फॉर्म में कैसे लर्न एक चीजें कैसे एक एनिमल करता है, उसको इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बिल्ली जो होती है, पजल बॉक्स में कई बार कोशिश करती है और अंत में बाहर निकलना सीख जाती है। तो इसी चीज को हम लोग पूरा आगे इसी में समझने वाले हैं। तो देखिए इसमें कैसा है, देखिए कि जो बिल्ली का पजल बॉक्स से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है, एक लर्निंग प्रोसेस है। इसको 4 स्टेप में समझाया गया है। तो पहले स्टेप में क्या है, ड्राइव हंग्री कैट। एक हंग्री कैट को क्या किया जाता है कि भूखी बिल्ली को बंद कर दिया जाता है। ठीक है। जो पजल बॉक्स में, तो पजल बॉक्स में क्या करती है, अब बिल्ली क्या करती है, उससे बाहर निकलना चाहती है। तो अब क्या करेगी, वो छटपटाएगी बार बार, वो रैंडम मूवमेंट्स करती है। अब जब कोई रैंडम मूवमेंट्स करता है, तो उसमें वो कोशिश करेगा, फिर गलतियां भी होंगी, तो वो उछलती है, कूदती है, खरोचती है पजल बॉक्स को। फिर क्या होता है, थर्ड स्टेप पे एक्सीडेंटल ऐसा होता है, कूद रही होती, उछल रही होती, खरोच रही होती, तब तक क्या होता है कि एक एक्सीडेंटल सक्सेस उसको मिल जाती है। वो जो लीवर होती है पजल बॉक्स में, उस पे कूद जाती है, उसको दबा देती है। तो फाइनली क्या हो जाता है कि पजल बॉक्स खुल जाता है और वो बाहर निकल जाती है। और उसको रिवार्ड में क्या मिल जाता है, गेटिंग द फिश। उसको रिवार्ड, भूखी थी तो उसको मछली प्राप्त कर ली, तो उसको रिवार्ड मिल जाता है। तो फाइनली अब क्या
क्या है कि इस प्रयोग के थ्रू एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बताया कि लर्निंग कैसे स्टेप्स में होती है। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, तो लास्ट नेक्स्ट टाइम फिर वही होता है कि जो कैट होती है वो फिर जब उसको रिवार्ड मिला तो वो सीख गई रैंडम मूवमेंट्स करते करते और एक्सीडेंटल सक्सेस से वो फाइनली सीख गई कि जो फाइनली जो लीवर है उसको कैसे प्रेस करना। तो जब अब क्या हो गया, उसके जो रैंडम एरर्स आ रहे थे वो खत्म हो गए और खत्म हो जाते हैं और वो बाहर निकलना लीवर को दबा के सीख जाती है। तो इस तरह से उन्होंने लर्निंग प्रोसेस को सीखने का प्रोसेस बताया है। तो 4 स्टेप में कैट इन द पजल बॉक्स को हम देख रहे हैं। पहले भूखी कैट को पजल बॉक्स में बंद किया जाता है, वो रैंडम मूवमेंट्स करती है जिसमें गलतियां करती हैं। फिर गलतियां करते करते एट रैंडम उससे लीवर दब जाता है, वो बाहर निकलती है और उसको रिवार्ड में फीस मिल जाती है। तो इस तरह से ये क्या होता है फिर नेक्स्ट टाइम जब होता है, जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है तो फाइनली जो कैट हो वो लीवर को दबाना सीख जाती है और उसकी जो एरर कम हो जाते हैं, फाइनली परफेक्ट हो जाती है और उसमें टाइम भी जो मैक्सिमम टाइम लग रहा था अब मिनिमम टाइम। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग इसको और आगे डिटेल में देखने वाले हैं, जिसकी इसके इसमें देखिए एक ग्राफ समझाया गया है। तो इस ग्राफ को हमें अच्छे से समझना, जैसे अगर आपने थ्योरी को समझ लिया कि कैसे वो एफर्ट लगाती है और कैसे वो बाहर निकलती है, तो उस थ्योरी को समझ जाएंगे तो फिर ग्राफ भी समझ आएगा। तो इसमें एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि जो क्लासिक उदाहरण है उसको हम एक बार देखने का प्रयास करते हैं। बिल्ली बॉक्स में है, ये क्या है, वो बाहर निकलना चाहती है, तो स्टिमुलस क्या है, बाहर निकलना। कई बार कोशिश करती है, ये क्या है, रिस्पॉन्स है, क्योंकि एसआर थ्योरी है। एडवर्ड एडवर्ड थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं। तो बाहर निकलना क्या स्टिमुलस है, कई बार कोशिश करती है रिस्पॉन्सेज है, सही लीवर दबाकर बाहर निकलती है प्लस खाना मिलता है। तो ये वही प्रक्रिया बार बार दोहराती है। तो क्या होता है, इससे एसआर बॉन्ड मजबूत हो जाती है और जितनी एसआर बॉन्ड मजबूत हो जाती है उतनी लर्निंग भी परफेक्ट हो जाती है। और इससे हमें एक चीज समझने की जरूरत है, जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से सीखना मजबूत होता है, धीरे धीरे एरर्स भी कम होते हैं और रिवार्ड सही व्यवहार को मजबूत करता है और सीखना धीरे धीरे ग्रेजुअल होता है। देखिए अचानक से कोई भी चीज नहीं, लर्निंग हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है और धीरे धीरे होती है, और जो रिवार्ड होता है ये लर्निंग को मजबूत बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, जैसे एक टीचर और स्टूडेंट है, तो टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये क्या है, स्टिमुलस है, बच्चा रिस्पांस देता है, ये क्या है, रिस्पांस है। अब ऐसे में अगर बच्चा सही आंसर देता है और टीचर उसको रिवार्ड के रूप में उसको शाबाशी देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो बच्चे का जो रिस्पांस होगा, सही आंसर देने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो रिवार्ड होता है वो बच्चे को मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट टाइम और और अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से टीचर के हर क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे, ताकि उसको दोबारा से भी शाबाशी मिले। तो इस तरह से क्या होता है कि जो रिवार्ड होता है सही व्यवहार को मजबूत करता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर रिवॉर्ड नहीं मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, तो वो जो बुरा बर्ताव होता है उसको कम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने गलत शरारत किया, टीचर ने उसे डांटा है, तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि टीचर के डांट से क्या होगा, उसकी जो शरारत होगी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको पता रहेगा कि अगर शरारत कम नहीं करेगा तो उसकी दोबारा से डांट पड़ेगी, हो सकता है कि उससे बड़ी पनिशमेंट उसको मिल जाए। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि जो जब रिवॉर्ड मिलता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर रिवॉर्ड मिल रहा है, पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसका बिहेवियर मजबूत होता है। अगर वही निगेटिव रिवॉर्ड मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है, तो उसको बिहेवियर जो होता है, निगेटिव बिहेवियर, वो कम हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। तो देखिए वही सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अब हम लोग क्या होता है, इनके ग्राफ को समझने के प्रयास करेंगे। तो उस ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग में यहाँ पे एक क्या होता है, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे इस तरह से दिखता है हमें कि जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते हैं, शुरुआत में क्योंकि जब बिल्ली क्या थी, पजल बॉक्स में बंद थी, छटपटा रही थी, तो उसका बाहर निकलने का था, किसी तरह से बाहर निकाल, तो वो ज्यादा से ज्यादा ट्रायल्स करती है। तो जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते हैं, एरर क्या होते हैं,
कम हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि एरर कम हो जाते हैं तो टाइम भी कम लगने लगता है और लर्निंग क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस तरह से इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है, ट्रायल्स ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो ये ग्राफ फिर ऊपर से स्टार्ट हुआ, फिर बीच के टाइम में क्या होता है, ट्रायल्स कम हो जाते हैं और एरर भी कम हो जाते हैं टाइम के ओवर द टाइम। तो इसीलिए ग्राफ आते आते लास्ट में जब यहाँ पे एंड में क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल आ जाता है नंबर ऑफ ट्रायल्स के पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो एरर्स होते हैं और लर्निंग बेस्ट हो जाती है, क्योंकि एसआर बॉन्ड जो होती है वो मजबूत हो जाती है। जैसे जैसे एरर्स कम हो जाते हैं, टाइम भी कम हो जाता है और जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो परफेक्ट होने लगती है। तो ये जो ग्राफ है टाइम टेकन टू द एस्केप के बीच में और नंबर ऑफ ट्रायल्स के बीच में है, कि जो बताता है कि लर्निंग कैसे होती है टाइम टू टाइम, एरर्स कम हो जाते हैं, टाइम भी कम होने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि एरर बिल्कुल खत्म हो जाता है और लर्निंग परफेक्ट हो जाती है। इसी चीज को यहाँ पे बताने के प्रयास किया कि बार बार प्रयास करने से जो रैंडम एरर्स होते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं और सही जो करेक्ट रिस्पांस है वो पक्की हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे थ्री पिलर्स ऑफ लर्निंग। तो इनके प्राइमरी लॉज में थ्री जो पिलर्स हैं लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बताया कि तीन पिलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग के लिए। एक लर्नर में तीन चीजें बहुत होनी जरूरी होती है। तो पहले लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तत्परता का नियम। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है, इसको हम बोलते हैं अभ्यास का नियम। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट को हम प्रभाव का नियम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस को लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी भी हम बोल सकते हैं। इसको तत्परता का नियम या कार्य प्रवृत्ति का नियम। अधिकतम तब होती है, लर्निंग तब होती है जब शिक्षार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार हो। अगर देखिए कोई भी लर्नर है वो रेडी नहीं है, उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है कि उसे सीखना है, तो फिर कोई भी उसको सिखा नहीं सकता है। जैसे आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में शो है, जैसे एक बच्चा घोड़े को पानी के पास लेके जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसको प्यास नहीं है, उसका मन नहीं है, तो आप जबरदस्ती उसको पानी नहीं पिला सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही एक लर्नर के लिए भी लर्निंग के पास हम ले जा सकते हैं, उसकी उसके पास फैसिलिटेट कर सकते हैं। लर्निंग उसको करनी है कि नहीं करनी है उसकी चॉइस है, वो इंटरनली मोटिवेटेड है कि नहीं है उसके पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लॉ हम देखेंगे कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होती है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हम यूज एंड डिसयूज की तरह यूज एंड डिसयूज भी समझ सकते हैं। अभ्यास का नियम या उपयोग और अनुपयोग का नियम भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ यूज में क्या होता है, स्टिमुलस और रिस्पांस। प्रैक्टिस जो होती है वो इशार बॉन्ड को मजबूत करती, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारे एरर्स कम होते जाते हैं और वो हमारा जो टाइम इधर उधर जो बर्बाद होता है वो भी कम हो जाता है। तो प्रैक्टिस क्या होता है, जो एसआर बॉन्ड को मजबूत करती है और उससे क्या होती है, हमारी जो लर्निंग मौजूद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चा है, वो स्टार्टिंग में उसको साइकिल चलाने नहीं आती है, तो लेकिन धीरे धीरे वो प्रयास करता है, स्टार्टिंग में वो गिरता है, उससे गलतियां होती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता है, प्रैक्टिस करता रहता है। कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो साइकिल चलाना सीख जाता है बिना एरर किए हुए। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइज मेक्स मैन परफेक्ट। एक्सरसाइज जो होती है, प्रैक्टिस होती है, ये इंसान को परफेक्ट बनाता है और बेटर लर्निंग को तरफ उसको मोटिवेट भी करता है। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है, वीकेंस द बॉन्ड। और अभ्यास की कमी से जो बंधन होते हैं कमजोर होते हैं। जैसे आप सीटेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, तो आप बार बार रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो इससे क्या होगा, ये प्रैक्टिस है। रिवीजन और मॉक टेस्ट क्या है, प्रैक्टिस है, जिससे क्या होता है कि सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए 100% श्योर हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड इसमें लॉ देखेंगे कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है। इसको हम सेटिस्फेक्शन वर्सेस एनॉयंस के फॉर्म में देखेंगे। इस लॉ ऑफ इफेक्ट को प्रभाव का नियम भी बोलते हैं, संतुष्टि बनाम झुंझलाहट। तो देखिए क्या होता है इसमें, सकारात्मक जो होता है परिणाम
वो क्या होते हैं वाले बिहेवियर दोहराए जाते हैं, तो जो संतुष्टि होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे एक बच्चा ने सही जवाब दिया, उसको रिवॉर्ड मिला, तो नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, रिवॉर्ड दिया, उसका इफेक्ट क्या आया कि बच्चा नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेगा और अच्छा जवाब देगा और सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करेगा, तो ये सेटिस्फेक्शन है। जैसे अब एनॉयंस क्या है, अगर नकारात्मक परिणाम वाले बिहेवियर से बचा जाता है। इसमें क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा शरारत करता है, तो फिर उसको टीचर पनिशमेंट देती है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि उसको शरारत करने की जो टेंडेंसी कम हो जाएगी, कि उसको पता रहेगा कि अब उस टीचर टॉलरेट नहीं करेगी और उसको पनिशमेंट और हाई लेवल का पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरह से क्या देखा, निगेटिव जो परिणाम होते हैं उसे बिहेवियर को क्या, निगेटिव बिहेवियर को कम करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ क्या है, ये जो जो लॉ है सीधे तौर पे बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग से प्रेरित है। कई बार ये पीवाईक्यू में मतलब पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है कि कोई आप काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो इससे आपको बेटर लर्निंग होगी और आप सेटिस्फैक्शन होगी और आप बेहतर करोगे। तो पॉजिटिव जो रिवॉर्ड होता है किसी को मतलब मोटिवेट करता है, अच्छा उसका क्या बोलते हैं, उसका बिहेवियर और मजबूत करता है, और नेगेटिव जो पनिशमेंट होता है उसके बिहेवियर को कम करता है, जो नेगेटिव बिहेवियर उसको कम करता है। तो ये जो जो थ्योरी है, जो लॉ है, ये बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग से डायरेक्ट प्रेरित है। अब हम देखिए एडवर्ड थॉर्नडाइक के 3 लॉ हमने डिस्कस किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने 5 सेकेंडरी लॉज भी दिए, इनका भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बस हमें थोड़ा सा इनके बारे में देखना है, इनके नाम जानना है आपको। तो 5 नियम इन्होंने गॉड नियम दिए थे, सेकेंडरी लॉज दिए, जिसको पहला है मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, जिसको हिंदी में बहु अनुक्रिया का नियम बोलते हैं। सेकेंड सेट आर एटीट्यूड, लर्नर्स माइंडसेट, मनोवृत्ति का नियम। तीसरा लॉ है प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, फोकसिंग ऑन इसेंशियल पार्ट्स, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। 4 है रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, सादृश्यता का नियम। एसोसिएटिव शिफ्टिंग, शिफ्टिंग रिस्पॉन्स टू न्यू स्टिमुलस, साचर स्थानांतरण का नियम। ये 5 नियम है जो कई बार पीवाईक्यूज में पूछे जाते हैं, कि पूछ लेंगे कि प्राइमरी लॉ में कौन कौन सी नियम आते हैं, सेकेंडरी लॉ में कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो इस तरह पीवाईक्यूज बन सकते हैं। द बिहेवियरिज्म फेस ऑफ, व्यवहारवाद का महामुकाबला। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने पावलोव थ्योरी डिस्कस किया, आप थॉर्नडाइक थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, और आगे आने वाले वीडियो में हम स्किनर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो संयोजनवाद पे है, कनेक्शनिज्म पे है। पावलोव की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग पे है, और स्किनर ने जो थ्योरी दी वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे है। इन्होंने जो एनिमल यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में, थॉर्नडाइक ने कैट यूज किया, पावलोव ने कुत्ता यूज किया था, और स्किनर जो यूज किए थे वो रैट अदरवाइज पिजन यूज किए थे। इनकी जो थ्योरी ट्रायल एंड एरर के नाम से जानी जाती है। पावलोव की थ्योरी स्टिमुलस एसोसिएशन, उद्दीपक साहचर्य के नाम से जानी जाती है, और स्किनर की थ्योरी रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन थ्योरी के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि मोटिवेशन, एक्सेस, चाइल्ड्स रेडीनेस बिफोर टीचिंग, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इन्होंने 3 प्राइमरी लॉ दिया था, जिसमें क्या था कि लॉ ऑफ रेडीनेस होनी चाहिए, लर्नर जो है वो लर्निंग के लिए तैयार होना चाहिए। तो पढ़ाने से पहले बच्चे की तत्परता का आकलन एक टीचर को करना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा है रिपीटेशन, रिपीटेशन में क्या होता है कि प्रैक्टिस होती है, यूज ड्रिल एंड प्रैक्टिस फॉर मैथ एंड लैंग्वेजेस। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज सेकेंड लॉ था, जिसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस आप करते रहिए, ताकि जो मैथ और लैंग्वेज सब्जेक्ट और अच्छे से बेहतर उसमें बच्चे परफॉर्म कर सके, उनकी लर्निंग मजबूत हो सके। तीसरा है रिवॉर्ड, प्रेजेज प्रेज सक्सेस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, लॉ ऑफ इफेक्ट। और जब भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको प्रेज जरूर करें, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं।
अब हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल्ड। तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, ए टीचर टेल्स ए स्टूडेंट who failed a test that abilities can be improved with the effort over time. This relies heavily on which principle? एक शिक्षक असफल छात्र से कहता है कि प्रयास से क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है। यह किस नियम पर आधारित है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हम जानते हैं कि जब हम एफर्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो लर्निंग और अच्छी हो जाती है। तो उसी चीज को यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज किया गया है। एफर्ट ओवर टाइम प्रैक्टिस या एक्सरसाइज कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a primary law of learning given by Thorndike? स्टेट टेट में ये पूछा गया था। ठीक है, तो हमने बात की थी कि 3 प्राइमरी लॉ में आते हैं, बाकी 5 जो लॉ आते हैं वो सेकेंडरी लॉ में आते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा कि निम्नलिखित में कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है। ये 3 नियम जो प्राइमरी लॉ में उनके आते हैं। लॉ ऑफ एटीट्यूड आपके सेकेंडरी लॉ में आते हैं, जो कि उन्होंने 5 सेकेंडरी लॉज दिए थे। तो ये आंसर विल बी सी। Next question, Thorndike formulated his learning theory based on his experiment with which animal? तो हम लोग जानते हैं कि इन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट किया था पजल बॉक्स में कैट के साथ किया था, तो आंसर विल बी सी, कैट। थॉर्नडाइक थ्योरी इज आल्सो नोन एज, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस के नाम से भी जाना जाता है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। अब अवॉइड द एग्जामिनर्स ट्रैप। ठीक है, तो पहला क्या है कि देखिए, कंफ्यूजिंग थॉर्नडाइक एसआर थ्योरी विद स्कैनर आरएस थ्योरी। आपको एसआर थ्योरी जो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है उसको आरएस थ्योरी, स्किनर की थ्योरी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, थॉर्नडाइक की थ्योरी में स्टिमुलस पहले आता है और स्किनर की थ्योरी में रिस्पांस फर्स्ट आता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, ये बात अपने माइंड में आपके सेट होना चाहिए। सेकेंड ट्रैक में क्या है, कंफ्यूजिंग इनसाइट लर्निंग सडन विथ ट्रायल एंड एरर ग्रेजुअल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इनसाइट लर्निंग जो सडन लर्निंग, और एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी में बताया कि लर्निंग हमेशा ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे होती है, अचानक से नहीं होती है। तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सडन और ग्रेजुअल थ्योरी बोथ आर डिफरेंट, और एडवर्ड थॉर्नडाइक की थ्योरी बताती है कि लर्निंग ग्रेजुअल धीरे धीरे होती है। कोहलर थ्योरी क्या होती है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सडन अंडरस्टैंडिंग को बताते हैं, और थॉर्नडाइक थ्योरी बताती है कि लर्निंग होती है वो ग्रेजुअल धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो आपको सडन थ्योरी अंडरस्टैंडिंग और ग्रेजुअल लर्निंग में डिफरेंस समझना आना चाहिए, और एसआर थ्योरी और स्किनर की आरएस थ्योरी से कंफ्यूज नहीं। अब वन शॉट रिवीजन माइंड मैप भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है ये फादर ऑफ ईडी एजुकेशनल साइकोलॉजी कनेक्शनलिज्म के फादर बोले जाते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट के साथ पजल बॉक्स में, और फाइनली उसका जो रिवॉर्ड था वो फिश था। इन्होंने जो थ्योरी दी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी लॉ में इनकी 3 लॉ इन्होंने दिया, रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो 3 लॉज दिए हैं और 5 सेकेंडरी लॉज दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर कोई सजेशंस है तो भी बताएं। सबसे पहले आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें कि प्राइमरी लॉज आप एडवर्ड थॉर्नडाइक क्या क्या है, उनके नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने आंसर्स मुझे जरूर बताएं ताकि मुझे ये कंफर्म हो कि फाइनली आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।